चांदी की कीमतों का भविष्य इस वक्त एक जबरदस्त उलझन बना हुआ है। वॉल स्ट्रीट के दो सबसे बड़े नाम 2026 के लिए ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब जाहिर है दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकते, तो इस जंग में आखिर जीतेगा कौन? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ है बैंक ऑफ अमेरिका, जिसका कहना है कि चांदी $309 प्रति आउंस तक जा सकती है, और दूसरी तरफ है जेपी मॉर्गन, जो चेतावनी दे रहा है कि ये $50 तक क्रैश भी हो सकती है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं है, ये तो फाइनेंशियल दुनिया में एक बहुत बड़ी दरार है। जरा सोचिए, $259 प्रति आउंस, इन दोनों अनुमानों के बीच इतना बड़ा गैप है। किसी भी निवेशक के लिए $259 प्रति आउंस के इस फर्क का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है जिंदगी बदल देने वाला मुनाफा, या फिर सब कुछ तबाह कर देने वाला नुकसान। तो आइए पहले उस पक्ष को समझते हैं जिसे लगता है कि चांदी आसमान छूने वाली है। बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट माइकल विडमर ने शायद अब तक का सबसे तेज, सबसे आशावादी पूर्वानुमान दिया है जो किसी बड़े बैंक से आया हो। चलिए देखते हैं कि उनके इस जबरदस्त आशावाद के पीछे का तर्क आखिर है क्या। विडमर का ये जो $309 का पूरा पूर्वानुमान है ना, वो बस एक ही चीज पर टिका है, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। अब ये रेशियो क्या है? बहुत आसान है, ये बस ये बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी लगेगी, और यही उनके पूरे तर्क की नींव है। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका इतिहास से डेटा उठाता है। देखिए, अभी ये रेशियो करीब 62:1 है, मतलब 62 औंस चांदी चाहिए 1 औंस सोना खरीदने के लिए। लेकिन 1980 में ये गिरकर 14:1 पर आ गया था, और 2011 में 32:1 पर था। होता यह है कि जब आर्थिक अनिश्चितता होती है तो निवेशक सोने की तरफ भागते हैं और ये रेशो बढ़ जाता है। लेकिन जब बाजार में तेजी आती है तो चांदी, क्योंकि वो सस्ती है, सोने से बेहतर प्रदर्शन करती है और ये रेशो नीचे आ जाता है। विडमर का $309 का लक्ष्य इसी 14:1 के अनुपात पर आधारित है, और उनका थोड़ा कंजर्वेटिव $135 का लक्ष्य 32:1 के अनुपात पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेशियो इतना कम क्यों होगा? विडमर का तर्क है कि चांदी का बाजार सोने के मुकाबले बहुत बहुत छोटा है। मतलब थोड़ा सा भी पैसा बाजार में आता है तो कीमत तेजी से बढ़ती है। ऊपर से इसकी दोहरी मांग है, औद्योगिक मांग भी है जैसे सोलर पैनल में, और निवेश की मांग भी, जबकि खदानों से सप्लाई लगभग स्थिर है। और हाँ, आम निवेशक, जिन्हें रिटेल कहा जाता है, वो चांदी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि ये सोने से कहीं ज्यादा किफायती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जेपी मॉर्गन की चेतावनी सीधी और साफ है। ये जो हाल ही में तेजी आई है, ये एक सट्टा बुलबुला है, एक गुब्बारा है जो फटने वाला है, और कीमत सीधे $50 तक गिर सकती है। चलिए उनके तर्क को भी समझते हैं। जेपी मॉर्गन के तर्क का पूरा सार इसी एक लाइन में है। उनका मानना है कि हाल की रैली के पीछे आर्थिक फंडामेंटल्स नहीं थे, ये तो बस एक, जिसे कहते हैं ना, स्पेक्युलेटिव मेनिया, एक जुनून था। जेपी मॉर्गन कई खतरे के संकेतों की तरफ इशारा करता है। पहला, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश। कीमतों में तेजी के बावजूद ETF में उतना पैसा नहीं आ रहा था। दूसरा, सोलर इंडस्ट्री जैसी जगहों पर कंपनियां महंगे चांदी के विकल्प ढूंढ रही हैं, और अगर मंदी आती है तो औद्योगिक मांग तो बिल्कुल ही कुचल दी जाएगी। तकनीकी चार्ट्स पर भी उनका विश्लेषण कहता है कि कीमत वापस $51 के आसपास आ सकती है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल विपरीत विचार हैं। अब वक्त है ये देखने का कि जमीनी हकीकत क्या है। फरवरी 2026 में मौजूदा डेटा आखिर किसके तर्क का समर्थन करता है? एक तरफ बैंक ऑफ अमेरिका के पक्ष में मजबूत सोना, सप्लाई में कमी और ऊंची ETF होल्डिंग्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन जनवरी की तेज गिरावट, सोलर उद्योग में चांदी के विकल्पों के इस्तेमाल और कमजोर तकनीकी चार्ट की ओर इशारा करता है। और यही डेटा का विरोधाभास दिखाता है कि विशेषज्ञ इतने बंटे हुए क्यों हैं। ये चार्ट देखिए, ये बुल केस यानी तेजी वाले तर्क के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। 2025 की शुरुआत में जहां ETS होल्डिंग्स $13 बिलियन थी, वहीं आज वो $46 बिलियन हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में बहुत सारा निवेश आया है, और अहम बात यह है कि फिलहाल वो टिका हुआ है। तो इतनी अनिश्चितता के बीच में आखिर किया क्या जाए? किसी एक चरम परिणाम पर सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय आइए एक ऐसी रणनीति पर विचार करें जो शायद बीच का रास्ता हो।
इस विश्लेषण के अनुसार सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। देखिए, $309 का लक्ष्य थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है, लेकिन $50 का क्रैश भी उतना ही असंभावित है, क्योंकि सप्लाई में कमी वाकई में है। तो 2026 के अंत तक 95 से $130 प्रति औंस की सीमा एक ज्यादा यथार्थवादी बेस केस हो सकता है। इसके लिए एक बारबेल रणनीति का उदाहरण दिया जाता है। इसे जिम के बारबेल की तरह सोचिए। एक तरफ है आपका सुरक्षित भारी वजन, मतलब आपकी मुख्य होल्डिंग्स जैसे कि भौतिक चांदी। दूसरी तरफ है आपका उच्च जोखिम उच्च इनाम वाला दाव जैसे सिल्वर माइनर्स। और बीच में है नकदी और सुरक्षा जैसे पुट ऑप्शंस, जो एक तरह का बीमा है जो बड़ी गिरावट से बचाता है। ये रणनीति कई संभावित परिणामों के लिए तैयार रहने में मदद करती है। तो अंत में इस जटिल बाजार से क्या जरूरी बातें समझी जा सकती हैं? आइए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समझते हैं। देखिए, 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, बैंक ऑफ अमेरिका का मामला गोल्ड सिल्वर रेशियो के ऐतिहासिक रूप से कम होने पर आधारित है। दूसरी, जेपी मॉर्गन का मामला एक सट्टा बुलबुले के फूटने पर आधारित है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि सच्चाई शायद कहीं ज्यादा जटिल है। इसलिए एक बेस केस के लिए पोजीशन बनाना, लेकिन दोनों चरम सीमाओं से खुद को बचाना ही समझदारी है। ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब उद्योग के सबसे बड़े दिमाग इतने अलग अलग विचार रखते हों, तो इस उथल पुथल से कैसे निपटा जाए? ये एक रिमाइंडर है कि किसी एक पूर्वानुमान का आंख बंद करके पालन करने के बजाय अपनी खुद की रणनीति बनाना और अपने जोखिम का प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है।